मैंने कहा कि ईश्वर कौन है? खानदान का चिराग लेके आगे बढ़ना, उस चीज से मुझे बहुत चिढ़ थी। मुझे ये था कि मुझे खुद बनना है। और एक दिन मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को कहा, इसको आप सिनेमा इंडस्ट्री में भेजिए बम्बई। मेरे घर में एक भी अवार्ड नहीं मिलेगा वो पढ़ा हुआ, गोडाउन में पढ़े सब। Self education is the best education. No institute, world institute can give it. And I have always found one thing कि जो मैं सोचता हूँ उसका जवाब एक बंदा दे सकता है, वो ओशो। ड्रीम मत कीजिए, काम कीजिए। Grow yourself what you want to be. नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा बेहद खास प्रोग्राम आमने सामने, जिसमें आज हमारे साथ में जो मेहमान कलाकार हैं उनको कौन नहीं जानता, जिनके बारे में हम कहा जाए कि जो एक निर्देशक हैं, निर्माता हैं, अभिनेता हैं, संगीत से भी जो है उनका ताल्लुक रहा है और पटकथा लेखक भी वो रहे हैं। तो मैं ऐसे एक बड़े नाम के साथ में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हमारे साथ में हैं श्री सुभाष घई जी। सबसे पहले आइए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम, नमस्कार सर। प्रणाम। सर, मैं शुरुआत से अगर शुरुआत करूं कि आपका जीवन जो है दिल्ली 6 की गलियों में आपने 7 से 17 साल तक की उम्र आपने व्यतीत की है। तो क्या आपकी जिंदगी में ऐसा आया कि जिसकी वजह से आपने ये ठाना कि आप फिल्मी दुनिया में, फिल्मी जगत में जो है आप जाएंगे या आप जाना चाहते थे? मेरा जन्म जो है वो नागपुर में हुआ 1943 में, 24 जनवरी को। नाना मेरे नागपुर में लॉयर थे, मेरी 2 मौसी थी, 2 मामा थे। और जब मैं वहाँ बड़ा हुआ तो 7 साल मैं नागपुर में रहा अपने मामा और मौसी के साथ, बिकॉज पाकिस्तान बनने जा रहा था तो लाहौर में हमारे परिवार को काफ़ी दिक्कतें थी। लेकिन मैं ये कहूँगा जो असली पहले जो 6-7 साल से उनका प्रभाव जो मुझ पे पड़ा वो ये था कि वो आर्य समाजी थे और आर्य समाजी में वो कभी हवन करते थे। तो मैंने 2 साल की उम्र में ये देखा कि वो हवन कैसे करते हैं और फिर वो भजन गाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये मेरी मौसी नहीं, मम्मी नहीं, कुछ नहीं, डैडी नहीं, ये कौन है? बोले ये हवन है, इससे ईश्वर खुश होता है। तो मैंने कहा कि ईश्वर कौन है? तो 2-3 साल की उम्र में मैंने हारमोनियम को बजते देखा, तबले को बजते देखा, एंड आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट। तो उस हारमोनियम, तबले से, उन मंत्रों से मेरा लगाव सा हो गया। और मैं बड़ों के बीच में बैठता था तो मैं उनकी बातें जब सुनता था और उनकी जो ज्ञान की बातें होती थी, जीवन के बारे में, संसार के बारे में, वो भी बड़े ध्यान से सुनता था। मुझको इतना खिलौनों का या उस तरह के जो बच्चे होते हैं उस तरह का शौक ज्यादा नहीं था। बड़ों में बैठना बड़ा अच्छा लगता था, औरतों में, आंटियों में, नानी के पास कहानियां सुनना। तो आप समझ लीजिए जो संस्कार होते हैं वो वहीं से शुरू होते हैं आपकी, जो आपके सिस्टम में पैदा होते हैं उसे संस्कार कहते हैं। तो 7 साल के जीवन में ही मैंने काफी कुछ जान लिया। फिर मैंने फिल्में भी देखी 4-5 साल की उम्र में, कुछ चित्र चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे जीवन में जो ओशो कहते हैं कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए
वो जिज्ञासा मेरी शुरू से थी, इतने साल रही और आज भी है। उस जिज्ञासा से ही मैं आज राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉर्पोरेट, एजुकेशनिस्ट, एक फिल्म स्कूल भी है हमारा, क्रिएटिव स्कूल है विस्लिंगवुड, जिसमें 1100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका मैं अध्यापक भी हूँ, मेंटर भी हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ओशो को मैंने जब जाना 1980 के बाद, जब मैं उनको पहली बार विजयानंद साहब के घर में मिला, एक ही बार मिला, उसके बाद उनका देहांत हो गया थोड़े दिनों बाद। लेकिन मैंने ओशो की जो वाणी थी, जो कैसेट थे, वो 75 से ही सुनना शुरू कर दिए थे। एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड वन थिंग, कि जो मैं सोचता हूं उसका जवाब एक ही बंदा दे सकता है, वो ओशो। क्योंकि जो जिज्ञासा, जो सवाल मेरे दिमाग में उठते हैं अपने समाज के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, जीवन के प्रति, तो आप समझ लीजिए कि 7 साल तक मैं नागपुर में रहा और फिर मैं सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली अजमेरी गेट में मैं 7 साल और रहा और वहाँ मैंने हायर सेकेंडरी की। फिर 16 साल की उम्र में मैं रोहतक चला गया, वहाँ पर मैं वैश्य कॉलेज रोहतक में रहा और वहाँ पर मेरे पिताजी ने कहा कि अब बीकॉम करो। ये जो 17-18 साल का जीवन होता है, वो एक बहुत ही फॉर्मेटिव जीवन होता है हर इंसान के जीवन का, और उसमें माँ बाप का, संगत का, सत्संग का, गुरुओं का, टीचर्स का, स्कूल पीयर्स का बहुत इफेक्ट होता है आप में कि आप कहाँ पर बड़े हो रहे हैं। और भांति भांति की लोग हैं, भांति भांति के वर्ग हैं, भांति भांति की भाषाएं हैं, विचार हैं, परंपराएं हैं, धर्म हैं। दिल्ली 6 में ये था कि मुझे अच्छा ये लगा कि मैं सभी धर्मों से बड़ा परिचित हुआ। वहाँ पर लाल किला था, मस्जिद जमा मस्जिद थी, गुरुद्वारा भी था, शीशगंज मंदिर भी थे, और वहाँ के जो डाउन टू अर्थ लोग थे उनसे भी मिला, और मैं सब तरह के लोगों को वहाँ पर मिला। जो मेरा बचपन था, मेरे दोस्त थे, वो सब हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी मेरे जीवन में साथी थे और मैं सभी से प्रेम करता था। एक चीज की बहुत मुझको हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि मुझे प्रेम चाहिए। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि जब मैं 10-12 साल का था शायद, मेरे माता पिता ने डाइवोर्स कर दिया और माँ मेरी छोड़ के नाना जी के पास चली गई और पिताजी जो थे उन्होंने दूसरी शादी की और मुझे, हम जो बच्चे थे, उनको हॉस्टल में दाखिल कर दिया। पर मैं ये कहूंगा कि वो ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक मेरे लिए वरदान था। क्योंकि मैं जब भी अब लेक्चर देता हूँ अलग अलग जगह में, तो मैं बोलता हूँ कि इट वाज ब्लेसिंग फॉर मी कि आई वाज ब्रॉट अप एज ए पेरेंटलेस चाइल्ड। तो पेरेंटलेस चाइल्ड होता है वो खुद की जिम्मेदारी जिंदगी को समझने की लेता है। वो अपने माँ बाप का क्लोन नहीं बनता, वो अपने बाप का प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसा ना बेटा, आप तुम्हारा चिराग लेके आगे बढ़ोगे तो चिराग तो तुम्हारे ही है, खानदान का चिराग लेके आगे बढ़ना, उस चीज से मुझे बहुत चिढ़ थी। मुझे ये था कि मुझे खुद बनना है। जब मुझे माँ बोलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो फिर मैंने उसको पूछा पढ़े लिख के हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो बोले नवाब तो नहीं बनेंगे, नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा वहां कि मुझे नौकरी बनना पड़ेगा? क्या मैं स्वयं में कुछ नहीं बन सकता? क्या मैं मालिक नहीं बन सकता? या मैं एक स्वाधीन अपने विचारों वाला इंडिपेंडेंट थॉट्स के साथ बंदा नहीं बन सकता? तो स्कूल में भी मैंने देखा कि वो वही पढ़ाते हैं जो कि उनको बताया जाता है सरकार की तरफ से कि ये सब्जेक्ट में ये पढ़ाना है। और मुझे ये हमेशा सवाल रहता था
कि मैं जो स्कूल जाता हूँ, दोस्त अच्छे लगते हैं, लेकिन नाटक भी है इसमें संगीत भी है, इसमें कल्चरल सेटअप भी है। तो स्कूल से ही मैंने नाटक में हिस्सा लेना शुरू किया, डांस में, ड्रामा में, म्यूजिक में, क्योंकि मुझे वो जो टीचर थे ना, मुझे लगता था कि ये जो समझा रहे हैं ये बात नहीं समझ पा रहे कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, और चले जाते हैं। एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब देना होता था, तो मुझे वो उसमें कभी भी रुचि नहीं थी। फेल में कभी होता नहीं था, क्योंकि मैं सोच लेता था कि 6 क्वेश्चन ही हैं, ये तो पूछ लूंगा किसी से भी 1 महीना पहले, रट के पास तो हो ही जाऊंगा, 40-50% तो मिल ही जाएंगे। लेकिन असली जो जानना था, उन टीचर का स्वभाव, उस प्रिंसिपल की बातें, और उस सनातन धर्म हाई सेकेंडरी स्कूल में बिल्डिंग में ना कम से कम 2500 देवी देवताओं की मूर्तियां थी लगी हुई, और नाना हमारे आर्य समाजी थे। यहां मैंने देखा मूर्तियां ही मूर्तियां, तो मेरी उनमें कोई ज्यादा रुचि हुई नहीं। मेरी रुचि हुई इंसानों को जानने की। जो टीचर थे, मेरी रुचि हुई कि मैं ये पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, या पढ़ाने से जो प्रिस्क्राइब लिखा उससे ज्यादा पढ़ा रहा है, कुछ दूसरी बातें भी समझा रहे हैं, कुछ कहानी भी सुना रहे हैं। तो मैंने अपनी कहानियों में रुचि लेना शुरू किया। तब मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें सवाल आया है स्कूल की तरफ से, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड आई थिंक, तो तुम रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, और इसके 16-16 मॉरल्स लिखो। टीचर ने उनको टास्क दिया था। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया रामायण को, महाभारत को भी, तो मैंने ये देखा कि वो जो ज्ञान की बातें थी वो तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो कहानियां थी अटैच, वो कहानियां मैंने पढ़नी शुरू की। उस कहानियों के थ्रू मुझे समझ आया कि ये ज्ञान की बात क्या कह रहे हैं। जो हमारे ओशो में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ही इज अ स्टोरी टेलर। उनका जो अमिताभ बच्चन है, वो है मुल्ला नसरुद्दीन, उसके थ्रू वो बहुत सी बातें कह जाते हैं। ये बात सही है। तो कहानियों के थ्रू ही जीवन का प्रतिबिंब आ सकता है, ये मैंने समझ लिया। और फिर मैंने कहानियां लिखना शुरू किया, नाटक के थ्रू समझा। स्कूल पास करने के बाद मैं जब रोहतक में कॉलेज में गया बीकॉम में, तो उस वक्त भी मेरे पास जो उत्सुकता थी वो और भी जागी। पिताजी ने कहा बीकॉम करो, मैंने वहां नाटक शुरू कर दिया, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पोएट्री, सिंपोजियम। कॉलेज में हीरो बनने का शौक था तो बन गया मैं, क्योंकि जो कॉलेज में लड़का सब ये करता है तो उसको सब लोग बड़ा निहारते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो पढ़ाकू होते हैं, एक ही बंदा होता है जो आर्टिस्ट होता है। और वो मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं क्राउड के साथ बात कर सकता हूँ, उनको लुभा सकता हूँ अपने नाटक के थ्रू। तो आप समझिए कि इस विचार से मैं बड़ा हुआ। और एक दिन मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को कहा कि ये बच्चा जो आप मुझे पास भेजे हैं, इसको बीकॉम के लिए आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, इस काबिल तो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर रिश्ता नहीं है इसका। इसको आप सिनेमा इंडस्ट्री में भेजिए, मुंबई में, जहां पर कलाकार पनपते हैं। तो मेरे पिताजी थोड़े हैरान हुए कि क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मुंबई जाना है, अगर तुम्हें थिएटर में इंटरेस्टेड है या सिनेमा में इंटरेस्टेड हो, तो पुणे में एक फिल्म स्कूल खुला है FTI, तुम वहां जाओ, 2 साल की ट्रेनिंग लो, 2 साल स्ट्रगल करो, 4 साल का मैं जिम्मेदार हूँ, 4 साल के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे हवाले है। मैं खुश हो गया, मैं फिल्म स्कूल में आ गया FTI में। FTI में मेरी एक दृष्टिकोण ही बदल गया, क्योंकि मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, दुनिया भर के लोगों को मैं जानने लगा। हमारे जो दूसरे स्टूडेंट थे डायरेक्शन के, वो लोग वो सिनेमा की टेक्निकल डिस्कशन करते थे,
कि ये शॉट ऐसे लिया, कितना अच्छा लिया। बड़े बड़े डायरेक्टर गोदार्द, फेलनी, कुरुसोवा की बातें करते थे। और मैं क्या देखता था उनकी फिल्मों में कि उनका परिवार कैसे बात करता है, उनका पुलिस ऑफिसर कैसे बात करता है, हमारा पुलिस ऑफिसर कैसे बात करता है। तो मैं अपने भारतीय लोगों को उनके लोगों से कंपेयर करने लगा। तो मेरे लिए जो उसमें नाटक में भाग ले रहे जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते थे देन टेक्निकली। तो मैं एक्टिंग कोर्स में तो गया था एडमिशन लेने के लिए, चलो भाई हम परफॉर्मिंग आर्ट में जाएंगे। उस टाइम पे अच्छा भी लगता है, यंग एज होती है, 20-21 साल के बच्चे होते हैं। तो मैं वहां से फिर जब मुंबई आया तो मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन मेरा स्वभाव में एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं आहिस्ता 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 लोगों के दिलों में आया। जब भी मैं किसी से बात करता था तो एक सभ्यता थी, एक हम्बलनेस थी। मेरा एक अपना भी डिप्रेशन था अंदर से कि मैं हमेशा हॉस्टल में रहा हूँ, और हॉस्टल से ही मैं जान के अकेला रहा हूँ, लेकिन वो अकेलापन मेरे लिए एक एसेट बना। वो उन लोगों के बीच में बड़ा होना बचपन में, दिल्ली 6 में, जब रोहतक में कॉलेज के स्टूडेंट से, फिर उन लोगों से, तो मैं सब लोगों को जान गया। That is why I said that I am blessed that I was brought up as a parentless, because उनको आइकॉन नहीं बना। मेरे फादर डॉक्टर थे, मदर टीचर थी, और IAS थे, कोई बड़े बड़े लोग थे। कला से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं था। तो उस चीज ने मुझे एक बड़ा अच्छा मौका दिया कि मैं इंडिपेंडेंटली सोच सकूं अपने जीवन के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगा, संगीत, डांस, ड्रामा, म्यूजिक। और मैंने फिर सिनेमा इंडस्ट्री ज्वाइन की। 3 साल मैं एक्टर रहा, 3 साल फिर मेरे को राइटर, मैंने डिस्कवर किया कि मैं कहानियां लिख सकता हूँ, स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। बड़े बड़े डायरेक्टरों के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा। फिर मुझे एक प्रोड्यूसर ने मेरे को पहली फिल्म दे दी, कालेचर, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनाया उसको तो बहुत मुतासिर हुए। फिर उसके बाद 3-4 डायरेक्ट की, फिर उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बन गया, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर की। फिर मैंने एक कंपनी खोल ली, मुक्ता आर्ट्स, और कर्ज फिल्म मैंने पहली प्रोडक्शन की। फिर कर्ज के बाद मैंने 10-12 फिल्में जो है बनाई। कर्ज, विधाता, हीरो, राम लखन, कर्मा, सौदागर, परदेश, ताल, और ये सब फिल्में मैं बनाता चला गया, और सारी फिल्में हिट होती चली गई। जब फिल्में बहुत बड़ी हिट हो गई तो बहुत से बच्चे मेरे पास आने शुरू हुए कि आपने इतने न्यू कमर्स को चांस दिया है, आप हमें भी दीजिए, हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए। मैंने बोला, मैं ये लो हाथ में रख दिया, क्या तुम मन गए क्या? सिर पे हाथ रखने का क्या मतलब? तुम खुद कर्म करो, खुद प्रूव करो कि तुम टैलेंट हो। बोले, हम किससे सीखने जाए? तो मुंबई में कोई फिल्म स्कूल नहीं था। उस वक्त मैंने सोचा कि जितना भी मैंने कमाया है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं एक ऐसा फिल्म स्कूल खोलूं, फिल्म इंस्टीट्यूट खोलूं, जिसमें सब तरह की ललित कलाएं, टेक्नोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स है जो सिखाया गया है। और वो मैंने उसका नाम रखा व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जो आज फिल्म सिटी में है, जिसके 1100 स्टूडेंट्स हैं आज भी, और 3 से 1000 से ज्यादा वो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 2006 में खोला था मैंने। तो आप सोचिए कि ये मेरी जो छोटी सी जर्नी रही, कि यही रही कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मेरा एक्टर से राइटर बना, राइटर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से एजुकेशन से आज यहाँ। आज मैं नेशनल कॉजेज के लिए भी गाने भी लिख लेता हूँ, म्यूजिक भी बना लेता हूँ, और सरकार के लिए भी कुछ सोशल कॉजेज के लिए वीडियोज बना भेज देता हूँ। और आने वाले समय में मैं टेलीविजन के लिए भी कुछ लिखूंगा, कुछ बनाऊंगा, फिल्में भी बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी ग्रोथ में मेजर जो था वो मेरा अपनापन था। फिर जब मेरा अपनापन संपूर्ण हुआ, अपनी कहते हैं सेल्फ एजुकेशन, self education is the best education. No institute, world institute can give it to you. No boss can give you the education except yourself. कि आप
दुनिया को, लोगों से क्या सीखते हैं। मेरा ये प्रिंसिपल था कि एक दिन में एक लाइन तो सीखनी है। वो दिन व्यर्थ है मेरे लिए जब मैंने एक लाइन नहीं सीखी। वाह क्या बात, वाह क्या बात, वाह क्या बात। वो कुछ ना कुछ प्रिंट होते चले गए और आस्ता आस्ता मेरी वो चीजें काम आती चली गई मेरी अपनी पर्सनैलिटी में। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओशो ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। फिर ओशो ने मुझे एक्सटेंड किया ऑन अदर लेवल। मैं जवानी में गुस्से वाला भी था, मैं बहुत कुछ था। जैसे अनाथ बच्चा बड़ा होता है बराबर और अपने तरीके से सोचता है जैसे समाज चलता है, लेकिन एक जो मैच्योरिटी हुई जीवन के बारे में समझना, जिसे कहते हैं कि धर्म से ऊपर जाकर आप स्पिरिचुअल लेवल पर आते हैं। तो उसने मुझे दिया कि धर्म से जा ऊपर आओ। धर्म उन लोगों के लिए है, धार्मिक चीजें, रिचुअल्स, ये मूर्ति पूजन, ये सब उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं है। उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि उनको आनंद आता है मूर्ति को देखते हुए, उनको आनंद आता है रिचुअल्स को बिना समझे हुए शादी करते हैं, संस्कृत में सुनते हैं, हिंदी उनको पूरी नहीं आती। मूर्ति के पास जाते हैं, मूर्ति को देख के रोने भी लगते हैं, प्रसाद भी डांटते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, आनंद आता है उनको। तो उनके जीवन में ऑटोमेटिकली एक सेल्फ ऑटो सजेशंस आती है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। तो धर्म भी एक अच्छा एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है जो कि मध्यवर्ती कह लो या अनपढ़ कह लो या गरीब कह लो, जिसको कि भगवान से ताल्लुक रखने के लिए डायरेक्ट मार्ग लगता है उसको। लेकिन जिस वक्त आप एक स्थान पर आ जाते हैं जहां आप धर्म से भी उठ जाते हैं, वो है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म आया तब जबकि मेडिटेशन से आई। तो मुझे ओशो की बातों से, ओशो के लेक्चर से, ओशो की किताबों से, ओशो के ऑडियो से मुझे ऐसी आदत हो गई कि आज भी मैं 30 साल से डेली सुनता हूं ओशो को, भले 10 मिनट के लिए सुन। मॉर्निंग में आई लिसन टू हिम एवरी टाइम। आई हैव रेड मेनी बुक्स, आई हैव रेड अदर पीपल आल्सो। उनने भी बहुत अच्छा कहा, सभी ने कहा तो एक ही है, लेकिन द वे ही एक्सप्रेसेस द थिंग, द वे ही टेल्स यू, वो एक टाइमलेस चीज है। वो टाइमलेस के बारे में बताया। मैं ये कहता हूँ कि ओशो 19वीं 20वीं सदी के नहीं, 21वीं सदी के ही लिटर पार्ट के वो है टीचर। ही विल बी रिस्पेक्टेड एज ए मेंटर आफ्टर 2050 much more than what you have been watching him, because he is talking about the truth which is going to emerge after 2050 with the younger generation. आज यंगर जनरेशन ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है कि सच्चाई के पीछे सच्चाई क्या है। आज उन्होंने समझना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी वो पुरानी परंपरा, पेरेंट्स, फैमिली के एक इनिशियल फॉर्मेटिव एज से गुजर चुके हैं, तो उनके लिए बदलना बहुत मुश्किल है। तो वो कंफ्यूज से रहते हैं बच्चे लोग। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इनके बच्चे होंगे या इनके पोते होंगे, वो जब ओशो को पढ़ेंगे, आप देखना कि शिक्षा का सबसे पहला अध्याय ओशो का होगा, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो आपके आत्मवृद्धि की बात करते हैं, वो आत्मन की बात करते हैं। ओशो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि डोंट ड्रीम, ड्रीम करोगे तो प्रेजेंट को खो दोगे। ओशो बात करते हैं कि बी सेल्फिश। ओशो बात कर, मतलब हर बात आपको सुनने में आज के वक्त के तराजू में वो गलत लगती है टाइटल से, लेकिन जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बिल्कुल सही लगती है। ये है ओशो। क्योंकि जो हमारी धारणा बन चुकी है कि फॉलो, लुक एट द थिंग्स, वो कहते हैं लुक बियॉन्ड द थिंग्स। आप बोलते हैं लुक एट द थिंग्स, बोलते हैं लुक बियॉन्ड द थिंग्स एंड देन सी। तो ओशो को जो बंदा कनेक्ट हो जाता है, उसके जीवन का जो एक, जैसे मैंने कहा ना, वो तो प्रोफेशनल लाइफ थी हमारी, वो पर्सनल लाइफ भी मैंने आपको बता दी, प्रोफेशनल लाइफ भी बता दी, लेकिन जो मेरी
इंडिविजुअल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसमें जो मुझे ग्रोथ मिली उसका सारा क्रेडिट ओशो जी को जाता है। आज मैं जो भी मिलता है तो मैं उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, उसके दृष्टिकोण से देखता हूँ। आज मैं दृष्टा हूँ, वक्ता नहीं। आज मैं उनके दृष्टिकोण को समझता हूँ कि वो इस तरह से ही है, जैसी शक्ल है, अगर नाक मोटी है या होठ पतले हैं तो हैं। आप ये नहीं कह सकते भाई तुमसे कैसे बात करें, तुम्हारी तो नाक बहुत चपटी है, हम कैसे बात कर रहे हैं, तो आज तुम्हारी नाक तो लंगूर जैसी नजर आती है, हम तो उससे बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से उनकी जो सोच है उनको भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। सो एक्सेप्ट ऑल, रिस्पेक्ट ऑल, फाइनली एक सारांश बनता है जो मैं अपने बच्चों से भी शेयर करता हूँ। ये ओशो ने दिया है हमसे, और ओशो बहुत कुछ देंगे जब आस्ता आस्ता समाज उनको समझना शुरू करेगा। अभी समाज उनको दूसरे तरीके से भी देखता है कि ही सेल्स सेक्स। अब आप बताइए कि हम सेक्स से ही बच्चे पैदा हुए, हम ही उसी से बड़े हो गए हैं, और उसकी बात ही नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। मैं अभी भी आप कहूँगा सेक्स को तो आपको थोड़े से कान खड़े होंगे कि सुभाष जी सेक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं। लेकिन क्या मैं पैदा सेक्स से नहीं हुआ, या इंसान सेक्स से पैदा नहीं हुआ? सत्य तो है, लेकिन हम सत्य से दूर रह के एक अपना आडंबर बनाना चाहते हैं उसका, तो हम अपना संतुलन जो है वो खो देते हैं। तो जितनी चीजें हमको विरोध में की जाती है, विरोधाभास में की जाती है, उसकी जिज्ञासा ज्यादा होती है और वो करते भी लोग ज्यादा हैं। अब मना करते हैं बच्चे को बिस्कुट मत खाओ, तो बच्चा बिस्कुट खाता ही खाता है। ये कहते हैं लोग, let him live like a free bird, let him grow and realize himself what he wants to do। ये मैंने ओशो से सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ, और आखिर दम तक सीखता रहूंगा। दुनिया से, समाज से, देश से, अपनी कम्युनिटी से, आपसे, माँ बाप से। मेरे ये है कि मेरी शांति के लिए मुझे क्या क्या चीजें अच्छी हैं वो मुझे जानना है। एक तो शरीर, एक मन, एक आत्मा, और एक मेरी संगत जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करता हूँ। तो मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन साथ में 10 मिनट मैं ओशो को भी देता हूँ, 15 मिनट ओशो को भी देता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को प्रसन्न समझता हूँ। आज मैं अपने कह सकता हूँ कि नो कंप्लेंट प्लीज, गॉड हैज ब्लेस्ड मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल पीपल अराउंड मी। आई एम ए हैप्पी पर्सन टुडे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने जो है बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी पूरी जर्नी को लेकर बताया, लेकिन एक दो प्रश्न है मैं वो आपसे करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपकी फिल्मों के बारे में बात करें तो अमूमन आपकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही, लेकिन जैसा भी आपने बीच में कहा कि आपने कई सारे लोगों का करियर भी बना दिया। तो अगर हीरो की बात करें तो जैकी श्रॉफ का करियर जो है वो बनाया, वो कैसे मुलाकात हुई? इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ऐश्वर्या राय, उनकी भी जिंदगी आपने बनाई, क्योंकि उनको आपने ही ढूंढा और उनको आपने ही पहला चांस दिया। और देखा जाए तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी फिल्मों का उल्लेख करें, कालीचरण अपने आप में विश्वनाथ, अपने आप में कर्ज, अपने आप में हीरो, विधाता, मेरी जंग, कर्मा के भी खास तौर पे जो हर सीन को लेकर के बात करें तो खास तौर पे आपका जो डायरेक्शन रहा या जो जिस तरह से आपने इन सब फिल्मों को बनाया वो बेहद खूबसूरत थी। तो क्या थोड़ा सा कुछ इस बारे में भी बताना चाहेंगे, प्रकाश डालना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी चीज का भी श्रेय नहीं लेना चाहता। जैसे मैं श्रेय लूंगा जो आप कह रहे हैं, उसमें सिवाय मेरे अहंकार के कुछ नहीं जागेगा कि मैंने उसको चांस दिया, मैंने उसको बना दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने उनको बनाया, उसको बनाया, ये एक गलत गैस भरने वाली बात है दूसरे के दिमाग में। यहीं से तो अहंकार पैदा होता है। जब लोग आप बोलते हैं कि वो तो हमारा पास्ट हो गया, जिस क्षण हम जिए उस क्षण हमने फिल्में बनाई, अपनी मेहनत की, हमने अपने लिए बनाई कि एक अच्छी फिल्म बनाई, उसमें जो भी कास्ट में आता है उसके हिसाब से हमने ले लिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जैकी श्रॉफ इतना बड़ा स्टार बन जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसको बनाने के लिए मैं तो अपने लिए फिल्म बना रहा था। एक नया लड़का चाहिए, मैं तो अपने लिए बना रहा था कि ऐश चाहिए इसमें, क्योंकि ये कैरेक्टर इसको सूट करता है, ये कैरेक्टर उसको सूट करता है।
हर चीज में मेरा अपना था, डिसीजन था। मेरे को किसी के बनाने का कोई इरादा नहीं था, चाहे माधुरी थी या महिमा थी या कोई भी था। तो लाइफ इटसेल्फ इज एन एक्सीडेंट। हर रिलेशनशिप, ओशो भी कहते हैं, हर आपके माँ बाप भी आप एक्सीडेंटल पैदा हुए हैं। ये माँ बाप है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये आप हैं, ये ऐसा कीजिए, आप ऐसे कीजिए। हर चीजें एक्सीडेंटल होती चली जाती हैं। आप अपने अंदर अगर संतुलन रखते रखते अपने काम को ध्यान से करते रहें, कोई भी प्रोफेशन हो, और उसको में सिंसियर रहें, तो उसमें कई लोग बन भी जाते हैं, कई लोग बिगड़ भी जाते हैं, कई लोग रह भी जाते हैं। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि अगर मैंने उसको बनाया तो विवेक ओबरॉय तो बेचारा हीरो बना ही नहीं, कई लोग नहीं बन पाए। तो किस बात का मैं क्रेडिट लूं? मैं इस बात का क्रेडिट ले सकता हूँ कि मैंने अपना काम उस समय में बहुत सिंसियर किया, और आज अपना काम जो नया मिला है, आज जो कल बनाने वाली फिल्म है मेरी, उसमें मैं सिंसियर हूँ। ये जो अभी मैं फिल्म लिख रहा हूँ, मेरा सिर्फ ध्यान उसकी तरफ है, उस पास की तरफ नहीं। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। मेरे घर में एक भी अवार्ड नहीं मिलेगा आपको, कोई पड़ा हुआ गोडाउन में पड़े सब अवार्ड, क्योंकि उस भूतकाल में उसमें मैं नहीं रहना चाहता। मैं अब आज भी स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। अगर मैं उन्हीं चीजों में उलझता रहा, जैसे आपने कहा, मैं आपको बताऊंगा ये था, उसको कुछ नहीं आता था, हमने सिखाया, मैंने ये किया, तो तुमने नहीं किया, तो अभी क्या कर रहे हो? तो वर्तमान में जीने वाले ऐसे बसे जो भूतकाल की चीजें हैं वो निरर्थक हैं, वो व्यर्थ हैं। ये मैं समझता हूँ, ये मेरा आंसर है। जी सर, बहुत सारे लोग या यूं कहें कि इंडस्ट्री में आने के लिए जो हैं, जो नए बच्चे हैं वो आना चाहते हैं, उनको क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? और खास तौर पे मैं अगर व्हिstling वुड्स इंटरनेशनल की बात करूं, तो कैसे उन्हें वहां एडमिशन मिल सकता है या कैसे आ सकते हैं? कोई गाइडेंस आप यहाँ पर देना चाहेंगे उन्हें? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी यह है कि आपको उस प्रोफेशन से लगाव होना चाहिए कि मुझे इसमें एक्सेल करना है, मुझे इसमें सीखना है, और डे नाइट सीखना है। स्कूल में हो, घर में हो, किताब में हो, बस में हो, मदर हो, ट्रेन में हो, ये सीख रहा हूँ उसी चीज के बारे में। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो चांद के बारे में सीखते, सोचते रहते हैं, उसी तरह की किताबें पढ़ते हैं, उस तरह के लोग मिलते हैं आपको। ड्रीम मत कीजिए, काम कीजिए। ग्रो योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू बी एंड डू व्हाट यू लव इज द थीम ऑफ व्हिstling वुड। जिसमें तुमको प्यार है काम करने में, वो काम करो। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करता तो फेल ही होता था। तो जो आप समझते हैं कि आपके स्वभाव में है, आपके रुचि में है, मेक योर हॉबी एज ए पैशन एंड मेक योर प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन। सिंपल सी बात है। जब आप बनाएंगे, बाकी एक्सीडेंटल चीजें होती रहती है, जिसे हम लक कहते हैं। कभी मिल गया, किसी ने चांस दे दिया, किसी कहानी बन गई, किसी, पर आप उसको एक्सीडेंटली समझिए। आपको अपनी वृद्धि करना बहुत जरूरी है। आप हिट हो गए, बन गए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आखिर तक नहीं बन सकते। जो है, चाहे वो कॉमर्स में है या बिजनेस में है या पॉलिटिक्स में है, आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आज भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं कि और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और शांत कैसे रह सकता हूँ, सुखी कैसे रह सकता हूँ। वो लड़ाई में ही बेचारा फंसा हुआ है। देख रहे हैं आप, तो यही होता है। जी सर, एक आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा ओशो ने कहा है कि जिंदगी ऐसे जियो कि एक्टिंग कर रहे हो और एक्टिंग ऐसे करो कि जिंदगी जी रहे हो, तो इसको लेकर के चलने से पहले क्या कहना चाहेंगे? ओशो मानव जाति का एक सत्य का, मानव जाति के सत्य का प्रतिबिंब है, लेकिन सत्य के पीछे भी एक सत्य है, वो भी उसका प्रतिबिंब है। एक सत्य है जो हमने माना, एक सत्य है जो हमारे गुरु ने कहा, एक सत्य है उसके पीछे भी एक सत्य है, वो है स्वयं सत्य। कि आप विटनेस बनो, आप दृष्टा बनो, विचारक नहीं। विचारक में आप संकीर्ण हो जाएंगे। तो एक संतुलन रखना है जो ओशो सच का, हर चीज का बैलेंस है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब मुझे कैसे करना है, बस।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ में यहाँ पे रहने के लिए। देखा हमने कि सुभाष घई जी बिल्कुल पूरी तरह से डाउन टू अर्थ जो है एक पर्सनालिटी है, एक अपने आप में, जैसा उन्होंने कहा कि मैं दृष्टा बन गया हूँ, तो एक दृष्टा के रूप में वो अपने आप को आज देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनके जीवन से काफ़ी सीख मिलती है और हमें भी अपने जीवन को ओशोमय हो करके शायद उसी तरह से जीना होगा, जैसा कि सुभाष घई जी ने कहा कि दृष्टा होकर के। बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।